और दाऊद के ऑफिस के जितने लोग थे उस समय पे हाजिर, अनीस था, दूसरे थे, वो लोग भी आए अंदर एक एक करके, और वो शख्स के पांव हाथ लगा के गए सब। तो मेरे लिए ये एक अजीब मंजर था। पहली बार ऐसा देखा कि इतने बड़े डॉन के ऑफिस में एक शख्स आता है और उसके भाई और उसके जो मुलाजिम वहां पे साथ में और गैंग के मेंबर सब उसके आदमी के पांव हाथ लगा रहे हैं। और आदमी बैठे बैठे एक आदमी वो आया अंदर, और आते ही उसने दो चार गालियां पंजाबी में मखौल के अंदाज से, जब उसका तकिया कलाम गालियां देना था तो गालियां दी। और मैं बहुत हैरान, मैंने कहा ये आदमी शख्स कौन हो सकता है। पीछे मुड़ के देखा कि जो आदमी दाऊद के ऑफिस में आके दाऊद के सामने गालियां दे रहा है, कि दाऊद के ऑफिस में आके दाऊद को इस तरह गाली वाली दे के बात करना, तो मेरे लिए एक बहुत अचंभा था। ये इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। जैसे दाऊद ने बोला कि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो वो आदमी खड़ा हुआ और मुझे बोला, भाई साहब बैठे क्यों हो आप, आओ गले मिलो, गले लगो। पंजाबी तो आला गले मिलते ने, तुसी कुर्सी ते बैठे हो, इतने मेरे नाल बैठो सोफे थे। मुझे दाऊद ने बिल्कुल नहीं बताया कि ये शख्स जो हैं इनका नाम हाजी मोहम्मद अशरफ है। दोस्तों, एक और मंगलवार, और हम आपके सामने इस मंगलवार को लेके आएंगे एक नई कहानी, जिसकी तार कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से जाके मिलती है। लेकिन अपने आप में भी ये किस्सा एक इतना खूबसूरत किस्सा है जिसके बारे में शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलावा बाहर किसी को ही मालूम ना हो। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इस किस्म के किस्से जो हम नए नए आपके सामने लेके आ रहे हैं, इनको सुनने के लिए आपको हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू सब्सक्राइब करनी चाहिए, उसको शेयर भी करना चाहिए, और उसको आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने कमेंट्स भी आपको देने चाहिए। इसका एक फायदा ये होगा कि आपके साथ साथ आपके और जो दोस्त हैं, आपके एक हमारा एक फ्रेंड सर्कल है हमारा, एक लोग जो कुछ नई बातें सुनना चाहते हैं, नई अंडरवर्ल्ड की कहानियां या अंडरवर्ल्ड की अंदर की बातें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, वो सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहना हमारा सबका फर्ज बनता है। आपके लिए ही मैंने ये चैनल शुरू की है और आपका साथ चाहिए। तो बात शुरू करते हैं दाऊद इब्राहिम के ऑफिस से, उस शख्स की जो एक पाकिस्तानी बाशिंदा होते हुए भी अपने आप को हिंदुस्तान का खैर ख्वाह समझता था। बहुत बड़ा नाम है। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं 2 मिनट में। 1987 में एक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोग दुबई में बैठ के गोल्ड स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग की सिंडिकेट चला रहे हैं। ये खबर हमारी जो इंडियन एम्बेसी थी दुबई में, उसके एक बहुत सीनियर एक आईपीएस ऑफिसर थे जो वहाँ पे अटैच थे एम्बेसी में, उन्होंने, और पाकिस्तान में जो हमारे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे वो महाराष्ट्र काडर के थे, उनकी पोस्ट उस समय पाकिस्तान में थी, और इन दोनों ने मिलकर काफी इंटेलिजेंस गैदर की थी, लेकिन सबूत कोई नहीं था उनके पास, कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसको लेके उस शख्स का नाम जो है वो किसी किस्म के ऑर्गेनाइज स्मगलिंग सिंडिकेट के साथ जोड़ा जा सके। और उस शख्स का नाम है, आदमी है वो, हाजी मोहम्मद अशरफ। बहुत बड़ा नाम है। उस जमाने में जब मैं उनको पहली बार मिला 1990 में दुबई में, तो उस साल हाजी मोहम्मद अशरफ ने 165 टन सोना खरीदा और बेचा था एक साल में। अंदाजा लगा लिए, हम सोना तोले में खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं, और 165 टन सोना एक साल में हाजी मोहम्मद अशरफ ने 1989 में खरीदा और बेचा था दुबई में बैठ कर।
वो हाजी जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे लेकिन पंजाबी थे। उनकी जो मदर की जो पैदाइश थी, उनकी आगे मदर की नानी की, वो पंजाब के अमृतसर जलंधर जिले की थी। और वो पार्टीशन के थोड़ी देर पहले जब एक देश के दो देश बने तो वो कराची शिफ्ट हो गए थे। उनके खानदान से उनके बाप दादा परदादा सब सोने का काम करते थे। उस जमाने में सोने की अशरफ या मोहर जिसको हम बोलते हैं मोहरें होती थी। अशरफ का काम करते करते उनको उनका जो सर नेम था वो अशरफ मशहूर हो गया, तो हाजी मोहम्मद उनका नाम था, तो वो अशरफ साथ में लग गया क्योंकि सोने का काम करते थे कई खानदानों से, कई पीढ़ियों से। मैं 1987 से उनको मिलने की फिराक में था जब से मुझे ये एजेंसी की कुछ खबर मिली थी। और जब मैं 88 में पहली बार दाऊद इब्राहिम को मिला दुबई में, तो मेरे दिल में एक इच्छा थी कि उनको पूछूं कि क्या आप हाजी मोहम्मद अशरफ को जानते हैं। लेकिन उस समय शायद मैंने सोचा कि इट्स टू अर्ली, अब मैं खुद दाऊद को नया नया मिला हूं तो लोगों की जानकारी लेनी जब पूछना शायद अच्छा नहीं लगेगा, और शायद दाऊद को बुरा भी लगेगा, उसको शक पैदा हो कि मैं कहीं किसी एजेंसी का दूत बन के तो नहीं गया हूं या किसी के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी तो नहीं कर रहा हूं। तो मुझे पेशेंस बहुत है। एक अच्छे रिपोर्टर को पेशेंस बहुत रखनी चाहिए, सही मौके का सही मूवमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। खबर तो आपके हाथ लागी जाती है अगर आप उसके पीछे लगे रहे तो मैं भी 3 साल उस घड़ी के इंतज़ार में था, वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट कि कब मैं हाजी मोहम्मद अशरफ के बारे में कुछ बातें जो मैंने अपने सोर्सेस से सुनी थी उनको कंफर्म कर सकूं या उनको आगे बढ़ा सकूं। तो ये एक एज ए रिपोर्टर होने के नाते मेरे अंदर एक लालसा थी, एक इच्छा थी मेरी उस आदमी को मिलने की, उसके बारे में जानने की। तो हुआ ऐसे कि एक दिन मैं दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में बैठा था पर्ल सेंटर दुबई में। दुबई तो अभी बहुत छोटा था, एक गाँव की तरह का कंट्री था, जो आज आपने देखा होगा वो इस किस्म का नहीं था। वो एक जो दुबई का एक हिस्सा था वो उसमें नई बिल्डिंगें हाई राइजेस बन रहे थे, एक अंडरपास भी बना था पुरानी दुबई से नई दुबई जाने वाला जो शारजा को रोड जाता था, और समुंदर के किनारे कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं थी और ना ही इतनी बड़ा कोई पॉपुलेशन थी वहाँ पे। तो अभी डेवलप होने की स्टेज पे था दुबई। तो मैं जो दिल्ली दरबार होटल में रुकता था, वहाँ से दाऊद का ऑफिस जो था, अगर मैं टैक्सी में जाऊँ तो मुझे 15-20 मिनट लग जाते थे, मुझे पैसा भी देना पड़ता था टैक्सी का। वो पूरा एरिया घूम के समुद्र के नीचे से टनल से निकल के दूसरी तरफ जाना, तो मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता था मेरे होटल से दाऊद के ऑफिस में जाने के लिए। मुझे ये बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट थी वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सोने की शॉप्स जिसको बोलते हैं वो थी, और होलसेल का सारा सामान। उसमें ज़्यादा लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ही वो बिजनेस करते थे वहाँ पे। सिंधी फैमिलीज काफ़ी थी, मैं उनको भी जानता था कई लोगों को। तो अपने होटल से मैं पैदल निकल के कोई हार्डली 10 मिनट में मैं पैदल चल के दाऊद के ऑफिस में पहुँच जाता था। जब जाना होता तो एक दिन मैं गया ऐसे, तो उनके ऑफिस में बैठा कुछ बात कर रहे थे हम लोग। तो अचानक एक आदमी जिसकी हाइट तकरीबन मेरे जैसी ही थी, वजन भी हमारा एक जैसा होगा, उम्र भी तकरीबन एक ही जैसी थी, थोड़ा सा फर्क होगा शायद। तो बैठे बैठे एक आदमी वो आया अंदर, और आते ही उसने 2-4 गालियाँ पंजाबी में मखौल के अंदाज से, या उसका तकिया कलाम गालियाँ देना था तो गालियाँ दी। और मैं बहुत हैरान, मैंने कहा ये आदमी शख्स कौन हो सकता है। पीछे मुड़ के देखा कि जो आदमी दाऊद के ऑफिस में आके दाऊद के सामने गालियां दे रहा है, ये कोई बड़ा आदमी ही होगा। लेकिन इतने सालों से मैंने कभी सुना नहीं था कि दाऊद के ऑफिस में आके दाऊद को इस तरह गाली वाली दे के बात करना, तो मेरे लिए एक बहुत अचंभा था। ये इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। खैर वो आदमी आया और पीछे जो दीवार के साथ एक सोफा लगा था उस पर बैठ गया। तो दाऊद भी अपनी कुर्सी निकाल के उस सोफे के सामने कुर्सी लेके
वो रिवॉल्विंग चेयर अपनी खींच के वहाँ बैठ गया। मेरे से तब तक कोई बात नहीं हुई थी। तो अचानक दाऊद ने उनको बोला कि ये बलजीत परमार हैं, बॉम्बे से आए हैं, रिपोर्टर हैं और हमारे कॉमन फ्रेंड जो हैं उनके थ्रू आए यहाँ पे और अच्छे इंसान हैं, तो बेसिकली पंजाब के हैं। तो जैसे ही दाऊद ने बोला कि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं तो वो आदमी खड़ा हुआ और मुझे बोला, भाई साहब आप बैठे क्यों हो, आप आओ गले मिलो, गले लगो। पंजाबी तो अलग गले मिलते ने, तुम कुर्सी ते बैठे हो, इतने मेरे नाल बैठो सोफे थे। तो मुझे उसने ज़बरदस्ती वो मुझे कुर्सी से उठा के गले मिला, जैसे इनकी तहजीब है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर करके ऐसे, तो मुझे अपने साथ सोफे पे बैठा लिया। तो मुझे दाऊद ने बिल्कुल नहीं बताया कि ये शख्स जो हैं इनका नाम हाजी मोहम्मद अशरफ है। तो 10 मिनट वो बैठे और बातचीत करते रहे। मेरे से पूछा पंजाब में कहाँ के हो, तो तब जब मैंने बताया कि मैं पंजाब से लुधियाना से हूँ, चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, तो उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार एक ज़माने में जलंधर में रहा करते थे और वो अपने आप को पंजाबी ही समझते हैं, हिंदुस्तानी ही समझते हैं। और उनकी बातचीत से मैंने देखा कि बहुत बार वो शायद भूल जाते थे कि वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वो हिंदुस्तानी पंजाब का असर उनके दिमाग पे इतना था कि मुझे लगा कि जैसे वो हैं बेसिकली हिंदुस्तानी लेकिन रहते पाकिस्तान में हैं। तो खैर 10 मिनट वो बैठे वहाँ पे और जाते जाते दाऊद को बोले कि ये भाई साहब को, परमार साहब को कल मेरे ऑफिस में लेके आना, खाना साथ में खाएंगे। मैं बहुत हैरान कि ये आदमी कौन हो सकता है ये, और दाऊद इसकी इनकी इतनी इज्जत करता है। दाऊद ने पाँव हाथ भी लगाए उनके, और दाऊद के ऑफिस के जितने लोग थे उस समय पे हाजिर, अनीस था, दूसरे थे, वो लोग भी आए अंदर एक एक करके और वो शख्स के पाँव हाथ लगा के गए सब। तो मेरे लिए ये एक अजीब मंजर था। पहली बार ऐसा देखा कि इतने बड़े डॉन के ऑफिस में एक शख्स आता है और उसके सब उसके भाई और उसके जो मुलाजिम वहाँ पे साथ में और गैंग के मेंबर सब उसके आदमी के पाँव हाथ लगा रहे हैं। और आदमी देखने में कोई बदमाश नहीं लगता, ना कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए कोई अमीर आदमी या कोई शेख लगे। बहुत सिंपल सा पठानी सूट, लाइट स्काई कलर का, नीले रंग का, हल्के रंग का पहना हुआ था उन्होंने। खैर मैंने भी नहीं पूछा, अच्छा नहीं लगता, मैं दाऊद को क्यों पूछूं कि ये आदमी कौन है। मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, वेट करता हूँ फॉर द राइट मूवमेंट। तो मैंने भी सोचा कि कल खाना खाने जाना है तो अपने पता चल जाएगा, मैं आज क्यों पूछूं ये कौन है। खैर नेक्स्ट डे तो दाऊद ने मेरे साथ प्रोग्राम बना लिया कि 12:30 बजे मुझे वो मेरे होटल से दिल्ली दरबार से पिकअप करेंगे और हम वो हाजी साहब के ऑफिस में जाएंगे। उस शख्स के बड़ा होने का मुझे एक सबूत और मिला कि उनके जाने के इमीडिएटली बाद दाऊद ने अपने एक आदमी को बुलाया, जो उनका हवाला वगैरह का काम देखता था। उसको बोले कि यार कल हमारी एक वो जो हमारा पार्टनर है, जो शेख है कोई, उससे हमारी मीटिंग है और ये अभी खाने पे जाना पड़ेगा, तो किसी तरह कोई चक्कर चलाओ, कल की मीटिंग कैंसिल करो। तो वो जो आफ्ताब था, जो इनका खास आदमी, तो वो सोने का दांत लगाया करता था, एक दांत उसका सोने का था, उसने दाऊद के रूम से ही उसी के फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और अरबी भाषा में बातचीत किया और पता नहीं क्या बात हुई। लेकिन उसके बाद उसने दाऊद को बुलाया कि मैंने उनसे बात कर ली यार, वो ठीक है, अब वो मीटिंग आज की कैंसिल करते हैं और वहाँ पे हम परसों के दिन उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। वो मान गए। तो दाऊद ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि ये मीटिंग जो है वो अच्छी तरह हमारी ये कैंसिल होगी बिना किसी तकलीफ के। तो मैं और मेरे दिमाग में ये सवाल खड़ा होने लगा कि ये कौन सा हो सकता है जिसके लिए दाऊद अपनी एक प्री फिक्स मीटिंग अपने पार्टनर के साथ, लोकल अरब जो है वो रूलिंग फैमिली का मेंबर है, उसके साथ मीटिंग कैंसिल कर दी और इस आदमी के साथ खाना खाने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल की। खैर मेरी उत्सुकता और बढ़ती कि मैं उसके बाद अपने होटल भी गया तो देर रात तक सोचता रहा ये शख्स कौन हो सकता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद कोई हमारी इंडियन एम्बेसी से टच में कोई आदमी होगा, जो मैं इधर की बात उधर, उधर की उधर ऐसे करने वाले जो लोग होते हैं, या पाकिस्तान का कोई बड़ा आदमी होगा या किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार होगा।
तो लेकिन वेरी अनएज्यूमिंग गाय, उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि ये आदमी कोई बड़ा आदमी है। खैर, नेक्स्ट डे हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचे। वो जो मार्केट जिसको मैं रोज क्रॉस करके पैदल जाया करता था दाऊद के ऑफिस में और वापस आता था पैदल, उसी मार्केट में एक छोटी सी गली में फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था। हार्डली होगा 500-600 स्क्वायर फुट का, इसके ज़्यादा नहीं था। तो एक ऑफिस था उनका, उसके बाद एक ऑटोमेटिक लॉक वाला एक कांच का बड़ा बुलेट प्रूफ दरवाजा, और उसके पीछे उनका कोई स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह था। तो हम लोग बैठे, उन्होंने वहीं टेबल पे खाना वाना लगा के बढ़िया खाना खाया, हमने चाय वाय पी, बातचीत हुई। तो मालूम पड़ा कि इन भाई साहब का नाम हाजी मोहम्मद अशरफ है। उनके जहाँ वो बैठते थे जिस टेबल, छोटा सा टेबल था, वो बहुत बड़ा टेबल नहीं, कुर्सियाँ भी ऑर्डिनरी, कोई रिवॉल्विंग चेयर नहीं, लकड़ी की कुर्सियाँ, देसी जैसे हमारे ज़माने में स्कूल में मास्टर बैठा करते थे उस किस्म की कुर्सी टेबल लगे हुए। वेरी अनएज्यूमिंग ऑफिस, वो लगता ही नहीं कि किसी अमीर आदमी का ऑफिस है। तो उसमें उनके पीछे दीवार पे एक हिंदुस्तान का मैप लगा हुआ था, पुराना कंसोलिडेटेड मैप ऑफ इंडिया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह इनके सब वो मैप, लेकिन हिंदुस्तान एक पार्टीशन के पहले वाला हिंदुस्तान, वो उसमें वो बाउंड्री बनी हुई है हिंदुस्तान की, इंडिया लिखा हुआ। उसके मैप के राइट साइड में जो खाली जगह होती है लंबी, उसमें 1839 से लेकर 1990 तक की गोल्ड की जो रिजर्व हिंदुस्तान में हैं उनका फिगर लिखा हुआ था, प्रिंट हुआ था। पता नहीं किसने किया, कहाँ से हुआ। उसमें लिखा था कि मैं एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, कि 1839 में हिंदुस्तान में इतने टन सोना था, जो भी था, एक क्वांटिटी लिखी हुई थी। फिर 5-10 साल के बाद वो क्वांटिटी कम होके इतनी रह गई। करते करते 1947 तक, जब तक अंग्रेज हुकूमत करते थे, तब तक हिंदुस्तान में सोना कितना बच गया था वो बहुत कम था। बहुत फिगर ऊपर से लेके वो 100 साल से कम के समय में इतना सोना हिंदुस्तान से बाहर गया। तो वो जो 1947 की जो फिगर थी, उसके नीचे उन्होंने पेंसिल के साथ एक निशान लगाया हुआ था। तो उसके बाद सोना जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हुआ, बहुत कम, थोड़ा। तो मैंने उनको पूछा, मैं वो देखा मैप, उसको स्टडी किया। मैंने पूछा, मैंने कहा हाजी साहब, ये मैप आपने किस लिए रखा है यहाँ पे, क्यों लगा के रखा है, ये आपका इससे क्या रिश्ता है, इस फिगर से, सोने की फिगर से। तो मुझे बोले, भाई साहब बात ये है कि मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनको एक ही कंट्री मानता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात की जब मैं सोचता हूँ कि हमारे पास इतना सोना था, हम इतने सोने की चिड़िया कहा जाता था देश को, इसको इस तरह से अंग्रेजों ने लूट के ले गए। और ये देखो 1947 में हमारे पास बहुत कम सोना हमारे मुल्क में रहा। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल अलग नहीं है, हमारा मुल्क कहते थे हमेशा, हमारे मुल्क में इतना सा सोना बचा सिर्फ। और इसके बाद देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो करते 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 आज 1990 तक इतने टन सोना हो गया। और मैंने पिछले साल इन तीनों चारों मुल्कों में 165 टन सोना जो मैंने खरीदा वो इन मुल्कों में गया है। मैंने कहा, आप ये क्यों करते हो आप ऐसे, आपको क्या इसमें, आपको तो बिजनेस है, सोना खरीदना, सोना बेचना। बोलते बिजनेस तो मेरा दुबई में है, दुबई में एक मिनिमम टैक्स लगता है, मैं सोना खरीदता हूँ और सोना बेचता हूँ, लेकिन मैं ये सोना लंदन नहीं बेचता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में नहीं बेचता हूँ, या मैं हांगकांग में या सिंगापुर में नहीं बेचता हूँ, मैं ये सोना हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में बेचता हूँ। मेरा पर्पज इतना है कि हमारे इन मुल्कों में जितना सोना जाएगा उतनी उन देशों की जो करेंसी है, जो उनकी इकॉनमी है, वो स्टेबलाइज होगी और इकॉनमी जो है वो ताकतवर गिनी जाएगी। तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मरने तक ये जो ग्राफ है, तो किसी ना किसी तरह मैं इसको सोने की जो खपत है, जो सोने का जो पोजेशन है इन देशों में, उतना बढ़ा सकूं अपने तरीके से। बिजनेस तो मैंने करना ही है, तो अपने मुल्कों में क्यों नहीं करूं।
तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उस जमाने में उनका ये मानना था, पता नहीं मुझे कहाँ तक सही या गलत है, बोलते हैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका में सोना जो है वो सरकार के हाथ में है। सरकार ने वो सोना गोदामों में रखा हुआ है, अंडरग्राउंड सेलर्स में, पोर्ट नॉक्स में, इधर उधर। लेकिन उसके तकरीबन उससे थोड़ा सा कम सोना जो है वो हिंदुस्तान में है। दुनिया में दूसरे नंबर का जो गोल्ड पोजेशन है वो इंडिया के पास है। वो इंडिया को साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी गिनते थे साथ में कि इनके पास है। मैंने कहा वो कैसे? बोलते इंडिया में ये सोना जो है वो ऑर्डिनरी लोगों के पास है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए तो आपको गरीब से गरीब जो औरत है, जहाँ खासतौर पे औरतें जो हैं, उनका एक आध गहना जो है वो सोने का जरूर होता है, भले कान में छोटी सी बाली हो या हाथ में छोटी सी रिंग हो या हल्की सी चेन हो। इसी तरह आदमी भी किसी ने कड़ा पहन लिया या किसी ने रिंग पहन ली या कुछ हुआ, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी। बोलते अगर ये सारा सोना आज इन सरकारों, इन देशों की सरकारों के पास हो और सरकार को इस किस्म के बॉन्ड बनाए कि आप ये सोना आप इतने साल के लिए देश के पास रखोगे तो आपको इतने साल के बाद इतना इंटरेस्ट मिलेगा और इसके बराबर का सोना भी मिलेगा, तो ये हमारे देशों को बोलता है दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं उस टाइम पे उनकी शायद इस बात को इमोशनल एक फीलिंग उनकी समझा, लेकिन बाद में पाया तो काफ़ी हद तक उनकी बात में दम था। तो ये हाजी मोहम्मद अशरफ थे और वो उनके जो ऑफिस में मैंने देखना चाहा कि आप इतना सोना रखते कहाँ पे हो, तो उन्होंने जो पीछे जो उनका जो स्ट्रॉन्ग रूम था उसमें 4 अलमारी, जैसे हमारे देश में गोदरेज की अलमीरा मशहूर होती थी एक ज़माने में, स्टील की बड़ी सारी अलमीरा बनी होती थी, उसमें कपड़े वगैरह रखते थे हम। उस किस्म की 4 बड़ी बड़ी अलमीरा उस छोटे रूम में दीवार के साथ लगी हुई थी। तो उसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे एक बॉक्स सा बाहर बना हुआ, निकला हुआ, उनके ऊपर वो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटराइज बटन स्विच लगे हुए थे, छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी। तो उसमें जो बटन दबा के अगर आप ऑर्डर देते हो मशीन को कि आप इतने बिस्कुट जो हैं सोने के वो बाहर आ जाएं, तो जितने दबाओगे उतने बिस्कुट वो खाने में आके गिर जाते थे, पर उनको बांध के आगे सप्लाई कर देते थे। और उसके साथ एक पीछे एक पोर्टेबल सीढ़ी थी, वो पुली वाली, उसको घुमाओ तो अपने आप नीचे से चीज़ ऊपर जाती। ऊपर उसके वो स्लॉट बने थे, जैसे हमारे बच्चों की वो बुगनी होती है, उसमें पैसे डालते हैं बच्चे। ऊपर छत पे, उसकी मशीन की छत पे एक स्लॉट थी, उसमें से बिस्कुट भरे जाते थे, वो अपने आप गिर के वो तैल रख के नीचे नीचे जाते लगे रहते थे। मैंने कहा ये तो चलो अलमारी आपने यहाँ स्लॉट लगा दिया, बाहर से गिरेगा, बिस्कुट गिरेंगे, और जो बाकी का नीचे पोर्शन है उसके बिस्कुट ऊपर कैसे आते हैं? तो वो हंसने लगे और बोलते नहीं नीचे कुछ नहीं, नीचे तो हमने इसमें जो लोहे की सिलें होती हैं, एक नॉट होते हैं जो इनगॉट, वो हमने भर के रखे हुए हैं। मैंने कहा वो किसके लिए? बोलता आप जैसा वो आदमी आ जाए और मशीन को धक्का लगा के लेके जाके या खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश करे या सीढ़ियों से, वो नहीं हो तो उसमें स्टेबिलिटी इसको मशीन को मिलती है और इसकी सेफ्टी जो रहती है। लॉक तो कोई तोड़ नहीं सकता और बहुत मजबूत है, ये स्टील की मशीन अलमीराज हैं, कट इसको कर नहीं सकते। कट करोगे तो हमारा सीधा इसका जो नॉइज सिग्नल जो है पुलिस स्टेशन में है। और उसके रूम के साथ एक और छोटा रूम था जिसमें उस जमाने में कंप्यूटर लगा हुआ था, उसके अंदर प्रिंटर लगा हुआ था एक। तो मशीन में से जितने बिस्कुट बाहर आते थे वो बाजू वाले रूम में, नेक्स्ट रूम से वो कंप्यूटर से प्रिंटर होके बाहर आ जाता था कि टोटल बिस्कुट 520 थे, उसमें से 20 निकाले गए और 500 अभी अंदर हैं। तो एक एक जो ट्रांजैक्शन होती थी उसका साथ के साथ प्रिंट आउट निकलता था। तो ये हाजी मोहम्मद अशरफ का मैंने नज़ारा दुबई में देखा। और वो आदमी जब वो सब देख के फिर हम चाय पीने बैठे तो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने फिर उनको पूछा कि आप गालियाँ इतनी क्यों निकालते हो? बोलते मैं गालियाँ हर जगह नहीं निकालता हूँ, आप मेरे 2 घंटे से मेरे ऑफिस में हो, मैंने आपको गाली निकाली क्या? मैंने कहा नहीं, आप ये दाऊद को और दूसरे अपने लोगों को, उनको आप गालियाँ निकालते हो।
तो बोलते ये डिजर्व करते हैं, इनको गालियाँ चाहिए, उसके बिना इनका दिमाग ठीक नहीं रहता। मैंने कहा वो कैसे? बोलते मैं इनको समझाता हूँ, पाकिस्तान के जितने स्मगलर हैं मेरे से सोना लेते हैं, हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा स्मगलर मेरे से सोना खरीदते हैं। वो इसलिए खरीदते हैं कि उनको एक तो प्योरिटी जो है सोने की वो मिलेगी। बोलते स्मगलर जो है उसको सोने की प्योरिटी का मालूम नहीं होता। स्मगलर का काम तो मेरे से चीज़ लेके आगे जहाँ पहुँचानी है वो पहुँचानी है। गोल्ड कितने प्योरिटी का है वो इनको मालूम नहीं होता, ये अंदर की बातें हैं। बोलते हैं 99.99 प्योरिटी की जगह अगर मैं 99.98 प्योरिटी का भी सोने के बिस्कुट इनको दे दूँ, इनको मालूम नहीं पड़ेगा स्मगलर को। लेकिन जब ये जौहरी के पास जाएगा, आपके सराफा बाजार में जाएगा, या जो गहने लोग बनाते हैं ज्वेलर्स, उनके पास जाएगा, उनको मालूम पड़ेगा कि जो सोने की प्योरिटी कितनी है। और थोड़ी सी हो तो उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से अपना बिजनेस करता हूँ। और हमारे अपने जो मार्क्स हैं प्योरिटी के वो सही रखते हैं। तो मेरा जो एक इमेज जो मैंने एक मार्केट में मेरा जो एक सही सोना देने का जो एक रेपुटेशन है वो मैंने पिछले 45 साल से कामयाब बना के रखा हुआ है। मेरे से पहले मेरे बाप दादा यही काम करते थे, तो हमारा एक खानदानी बिजनेस है। तो इसलिए मैं इनको स्मगलर्स को बोलता हूँ कि आप या तो स्मगलर रहो या क्रिमिनल रहो। तो क्रिमिनल जो है वो उसकी दुश्मनी इतनी हो जाती है कि उसका बदला लेने के लिए लोग उसकी स्मगलिंग एक्टिविटीज की भी कंप्लेंट करते हैं, इसलिए इनका सोना पकड़ा जाता है। तो इसलिए मैं इनको गालियां देता हूं कि या तो स्मगलर बनो या क्रिमिनल बनो। और आज के बाद मैं सोचता हूं कि मेरी बात पे अमल करते हुए दाऊद और ऐसे कुछ लोग हमारे भट्टी ब्रदर्स हैं पाकिस्तान के, वो स्मगलिंग छोड़ के सिर्फ बदमाशी करेंगे, या बदमाशी छोड़ के सिर्फ स्मगलिंग करेंगे। ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती हैं। तो ये से हाजी मोहम्मद अशरफ, और उनका रुतबा इतना बड़ा था कराची में, जब पाकिस्तान के डिक्टेटर ज़िया-उल हक दुबई जाते थे तो बिना बजाय इसके किसी होटल में या किसी सरकारी महल में रुकें तो हाजी मोहम्मद अशरफ के घर पे रुकते थे। उन्होंने दुबई में स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेजेस खोले हैं, हॉस्पिटल खोला है, तो इस किस्म के काम भी करते थे। तो ये कुछ नई बातें मुझे दाऊद के ऑफिस में जाने से, वो आदमी जिसको मैं 3 साल से ढूंढ रहा था मिलने के लिए, बात करने के लिए, वो अचानक मिले और मुझे एक नई स्टोरी जो मैंने वापस आके हाजी मोहम्मद के साथ इंटरव्यू जो उसकी मैं जो मैप की फ़ोटो खींच के लाया था वो मैंने अपने अखबार में छापी। और वो अकेली इंटरव्यू थी पूरे हिंदुस्तान में जो हाजी मोहम्मद अशरफ के साथ मैंने की और अखबार में छपी। तो इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए आप जरूर याद रखिएगा, मत भूलिएगा कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने कमेंट्स भेजने हैं, ताकि अपने कमेंट्स को सामने रखते हुए हम आने वाले समय में आपके सवालों के जवाब दे सकें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।